नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार विजय सीरीज प्रैक्टिस सेट 3 को पढ़ेंगे, जो आने वाले बिहार के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसी संविधान के भाग किस में रखा गया? तो भाग 4 में रखा गया है। और अनुच्छेद कब से कब तक है? तो 36 से 51 तक। नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के बनाना है। पूछता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ध्यान रखेंगे, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात यह गैर न्यायोचित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्लस नीति निर्देशक सिद्धांत मिलकर सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना का आधार बनाते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो 1974 में, 75 में, 76 में या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1975 में। वर्ष 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित के तहत सिक्किम को क्या किया गया था? भारत को पूर्ण राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का उस समय कौवा राज्य बना था? तो 22वां। इससे पहले 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सह राज्य का दर्जा किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कब दिया गया था? तो 1974 ईस्वी में। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद किस में रखा गया है? तो 371 के एफ में जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित एक हिमालयी राज्य है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार संदर्भ किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से या कनाडा से? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग किस में है? तो भाग 3 में है। यह अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माने जाते हैं। संविधान लागू होने के समय मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। ध्यान रखेंगे, संपत्ति के अधिकार को इससे हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस में रखा गया है? तो विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार में। और किस में रखा गया? अनुच्छेद 300 के ए में। ध्यान रखेंगे, पहले मौलिक अधिकार जब संविधान लागू हुआ था तो कितने थे? 7 थे, और अब कितने हैं? तो 6 हैं। अमेरिका से लिए गए अन्य प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया? तो ये भी जितने भी न्यायिक वाला है वो किससे लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। और उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से ही लिया गया है। ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार कहाँ से? तो यूएसए से। नीति निर्देशक तो किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से। और संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से। ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 22? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अस्पृश्यता को किसी भी रूप में अपनाना कानूनी अपराध नहीं है। ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 17 किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस किस अनुच्छेद से? तो 12 से 35 तक। जिसमें अनुच्छेद 17 आएगा ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया। ध्यान रखेंगे, इससे पहले भी पढ़े हैं। कहाँ से किस अनुच्छेद से? तो 12 से 35 तक। अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम लाया था। ध्यान रखेंगे, अस्पृश्यता अधिनियम कब लाया गया था? तो 1955 ईस्वी में। और वर्ष 1976 में इसका नाम बदल कर क्या किया गया है? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और अनुच्छेद याद रखें, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता के अधिकार से।
अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरोध निषेध से, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से और अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है तो गिरफ्तारी से के संबंध में संरक्षण से। न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या संसद? राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को नहीं बल्कि ध्यान रखेंगे संसद को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में क्या होगा तो एक उच्च न्यायालय होगा। ध्यान रखेंगे एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक अनुसार नियुक्ति एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, या ए और बी दोनों? राइट आंसर हो जाएगा केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य में। कब दिए थे तो 1973 ईस्वी में। वर्ष 1973 ईस्वी में केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले का सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया था। कितने न्यायाधीश उसमें शामिल थे तो 13 न्यायाधीश। न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती या बदल नहीं सकती है। इससे पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित निर्णय लिए गए थे। इससे पहले कब लिए गए थे तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, कब तो 1967 ईस्वी में। अब मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ कब आया था तो 1980 ईस्वी में। जी इसमें क्या किया गया था तो मूल ढांचे सिद्धांत को और मजबूत किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? अनुच्छेद 110 के 1, अनुच्छेद 122 के 2 या अनुच्छेद 120 के 1? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 120 के 1 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के 1 में संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। संसद की कार्यवाही सामान्यतः हिंदी और अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। ध्यान रखेंगे किस भाषा में तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। यदि कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता है तो सदन का अध्यक्ष या सभापति अनुमति देकर उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। यह व्यवस्था भारतीय भाषाओं के सम्मान और सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अनुच्छेद 210 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। ध्यान रखेंगे राज्य के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 120 में क्या है तो संसद की भाषा और अनुच्छेद 210 में क्या है तो राज्य विधानमंडल की भाषा। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, घोड़ा, हाथी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर और हाथी आदि जानवर से परिचित थे, लेकिन किससे परिचित नहीं थे तो वे घोड़े से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले बैल विशेष महत्व रखता है जिसकी आकृति मोहरों पर देखने को भी मिलती है। घोड़े के स्पष्ट प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलते। ध्यान रखेंगे घोड़े के स्पष्ट प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलते। घोड़े के अवशेष केवल सुरकोटता यानी गुजरात से मिलने का दावा किया गया है। अगर पूछे कि घोड़े कहाँ से मिलने का दावा किया गया है तो सुरकोटता से। कहाँ स्थित है तो गुजरात में। लेकिन इसे लेकर विद्वानों में मतभेद है, इसलिए सामान्यतः परीक्षा दृष्टि से माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। और सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? आजीवक संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से या शैव संप्रदाय से? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप क्या होता है तो बौद्ध स्मारक होते हैं जिनमें बुद्ध या
प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, स्तूप क्या होता है, तो बौद्ध स्मारक होता है जिसमें बुद्ध या प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं। सम्राट अशोक ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था। प्रमुख स्तूप कौन कौन से हैं, तो सांची स्तूप है, भरहुत स्तूप है और अमरावती स्तूप है। चैत्य बौद्ध धर्मों का प्रार्थना एवं पूजा स्थल होता है। ध्यान रखेंगे, चैत्य क्या होता है, तो बौद्ध धर्मों का प्रार्थना एवं पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। प्रमुख चैत्य कौन कौन है, तो कार्ले चैत्य है और नासिक चैत्य है। विहार किसे कहते हैं, तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान जहाँ वे अध्ययन और अध्यान करते हैं। स्तूप, चैत्य और विहार तीनों क्या है, तो बौद्ध वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, स्तूप पूछे, चैत्य पूछे या विहार पूछे, तीनों किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, क्या थी, तो गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में। राइट आंसर हो जाएगा मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान परिषद की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किए थे। अष्टप्रधान की स्थापना किसने की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। यह मराठा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद थी। ध्यान रखेंगे, ये क्या थी, तो 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। अष्टप्रधान परिषद के प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग के प्रमुख होते थे। अष्टप्रधान के प्रमुख पद कौन कौन से हैं, तो पेशवा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पद था पेशवा, जिसके कहा जाता है प्रधानमंत्री को। अमात्य क्या था, तो वित्त मंत्री था। और मंत्री या वाक्य निवेश क्या था, तो अभिलेखों एवं दरबार संबंधित ये कार्य करते थे। सुमंत क्या थे, तो विदेशी मामलों के मंत्री थे। सचिव को क्या करते थे, तो राजकीय पत्राचार से संबंधित थे। सेनापति क्या थे, तो सेना के प्रमुख होते थे। न्यायाधीश क्या थे, तो न्याय विभाग के प्रमुख होते थे। और पंडित राव क्या थे, तो धार्मिक कार्यों के प्रमुख होते थे। अष्टप्रधान परिषद शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता भी है। ध्यान रखेंगे, अष्टप्रधान किससे संबंधित है, तो मराठा साम्राज्य से। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी, कौटिल्य, कामदंक, चरक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कामदंक के द्वारा। नीति सार की रचना कामदंक ने की थी। यह ग्रंथ राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। ध्यान रखेंगे, ये किससे संबंधित है, तो राजनीति एवं शासन व्यवस्था से। नीति सार पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी इसी पुस्तक से वर्णन देखने को मिलता है। इसमें राजा के कर्तव्य, शासन नीति, कूटनीति और राज्य संचालन के सिद्धांतों का वर्णन भी मिलता है। कौटिल्य ने प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी रचना की थी, तो अर्थशास्त्र की, जो मौर्यकालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गाया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबार में। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के पास अपना दूत भेजा था। मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ और विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त ने अनुमति प्रदान की और बोध गया में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया। चीनी यात्री हेनसोंग ने इस विहार को महाबोधि संघाराम कहा था। ठीक है, इसमें चीनी यात्री हेनसोंग ने इसे क्या कहा था, तो महाबोधि संघाराम। समुद्रगुप्त को उसकी विजयों के कारण क्या कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या इल्तुतमिश ने। राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत गुलाम वंश के शासक बलबन ने की थी। बलबन ने अपने शासक में ईरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को अपनाया था। उसने राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में 2 प्रमुख प्रथाएं शुरू की थी। कौन कौन, तो सिजता और पायोबो। सिजता क्या था, तो सुल्तान के सामने झुककर प्रणाम करना। ठीक है, सिजता क्या किसे, तो सुल्तान के सामने झुककर प्रणाम करना था। और पायोबोस क्या था, तो सुल्तान के पैर चूमना। बलबन ने राजस्व के देवीय सिद्धांत को भी अपनाया था। ध्यान रखेंगे, बलबन ने राजस्व के देवीय सिद्धांत को भी अपनाया था। बलबन का शासन कब से कब तक था, तो 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक। वह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शक्तिशाली शासक था। किस वंश से संबंधित था, तो गुलाम वंश से।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। सही है, यही सही है। कब किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाना। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाना। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, अर्थात मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ध्यान रखेंगे, इस कानून से प्रभावित प्रमुख समाचार पत्रों में यानी सोम प्रकाश और भारत मिहिर आदि शामिल थे। मुख्य रूप से किसके लिए लगाया था? तो सोम प्रकाश और भारत मिहिर के लिए। अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते थे। ठीक है। और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। इसे कब समाप्त किया गया था? तो 1882 ईस्वी में। और किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1876 से 1880 ईस्वी तक। और लॉर्ड रिपन का क्या था? तो 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पेंथिक्लोरस शामिल थे, वी.एम. एलेक्जेंडर ये भी शामिल थे, जे. एंड्रूज शामिल नहीं थे, बल्कि कौन शामिल थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन में जे.एम. एंड्रू शामिल नहीं थे। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को। इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की सरकार ने भारत में भेजा था। किसने भेजा था? तो क्लेमेंट एटली ने। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? तो पेंथिक्लोरस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. एलेक्जेंडर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पेंथिक्लोरस। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद संधि, बैसिन संधि, सुगौली संधि या सलाबाई की संधि? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। कब किया गया था? तो 1665 ईस्वी में। चलिए 1665 नहीं, 1765 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेनापति कौन थे? तो हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की पहली संधि की थी। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। किसके साथ हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय के बीच। इसमें मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंपी थी। किस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंपी गई थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा। कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। किसने सौंपी थी? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। इलाहाबाद के जिले के अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दिए गए थे। गंगाई डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीवों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होता जिससे ये प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। सही बात है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होते जिसके कारण इसे अंधा भी कह सकते हैं। ये इकोलेक्शन के उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करते हैं। सही बात है, इकोलोकेशन के आधार पर ये आगे बढ़ती है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे मान्यता भी दी गई, ये भी सही है। कब दिया गया था? तो 2009 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN द्वारा रेड लिस्ट लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। गंगा डॉल्फिन के क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होते जिसके कारण ये लगभग अंधी होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करके ये इकोलोकेशन की सहायता से शिकार करती है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्टा गंगैटिका है और यह केवल मीठे पानी में रहती है। भारत सरकार ने वर्ष 2009 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मलावा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड में।
बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। ध्यान रखेंगे किस रेखा को, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। यह रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर। ध्यान रखेंगे। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे हैं? तो 5.5 घंटे। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में, बंगाल के खाड़ी में, हिंद महासागर में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। एल नीनो प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रभावित होने वाली एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? तो एक गर्म जलधारा है। ध्यान रखेंगे। एल नीनो एक जटिल मौसमी पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। एल नीनो की घटना में दक्षिणी दोलन भी जुड़ा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है। इसका प्रभाव क्या है? तो विश्व की जलवायु और मानसून पर पड़ता है। कभी कभी पूछता है तो इसका प्रभाव मानसून पर पड़ता है, तो राइट हाँ सही बात है, इसकी जलवायु और मानसून पर गहरा प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। दिए गए विकल्प में सबसे महंगी मुद्रा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, जिसे संक्षेप में जीबीपी भी कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम और उसके संबंधित क्षेत्रों की आधिकारिक मुद्रा है। पाउंड क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम और उसके अगल बगल के देशों की आधिकारिक मुद्रा भी है। इसे विश्व की प्रमुख और पुरानी मुद्राओं में से एक है। यह दिए गए विकल्प में समानता पाउंड स्टर्लिंग का मूल्य यूरो और अमेरिकी डॉलर से अधिक है। विश्व की सबसे महंगी मुद्रा पूछे तो ध्यान रखेंगे कुवैती मुद्रा होगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर विश्व में सबसे अधिक पूछे तो कुवैती दिनार हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार IER निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन शामिल है? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सही है, सोना ये भी सही है, विशेष आहरण अधिकार यानी STR ये भी सही है, और आरक्षित किस्त स्थिति ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जैसे सोना, विशेष आहरण अधिकार और IMF में आरक्षित किस्त स्थिति भी शामिल करती है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या करता है? तो देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान क्षमता को मजबूत करने में सहायता करती है। औद्योगिक नीति का संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956 में, 1954 में, 1952 में, या 1950 में? राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में औद्योगिक नीति का संकल्प अपनाया गया था। इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। वर्ष 1956 में औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार करने, एक बड़े और मजबूत सहकारी क्षेत्र का निर्माण करने तथा निजी उद्योगों को स्वामित्व एवं प्रबंधन के पृथक्करण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो निजी एकाधिकार को रोकना और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सफेद नीलम का, माइसाइनाइट का, ग्रेफाइट का, या क्यूबिक जिरकोनिया का? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे में ग्रेफाइट एक पतला टुकड़ा यानी बाल जैसा होता है। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध रूप है जो काला, चिकना और मुलायम और ठोस के रूप में पाया जाता है। उच्च ताप एवं दाब की परिस्थितियों में कार्बन से हीरे का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखेंगे हीरे का निर्माण किस तरह से किया जाता है? तो उस पर उच्च ताप और दाब की आवश्यकता होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को भंडारण करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यह फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है।
इसमें प्रकाश यानी फोटोन के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग सौर सेल, प्रकाश मापन यंत्र और स्वचालित उपकरणों में किया जाता है। विलय या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन के रूप में किस रूप में जानते हैं? तो उसे विलय के संघटक, विलय की सांद्रता, विलायक की सांद्रता या विलयन की सांद्रता। तो राइट आंसर हो जाएगा विलयन की सांद्रता के रूप में जानते हैं। विलय या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? तो विलयन की सांद्रता कहते हैं। ध्यान रखेंगे सांद्रता कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। ध्यान रखेंगे तनु विलयन किसे कहते हैं? तो जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, और जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो सांद्रिक विलयन कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? तो C बराबर m/v। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विकलिंग्स के द्वारा, लिनस पॉलिंग के द्वारा या ग्रेगर मेंडल के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने वर्ष 1953 ईस्वी में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना को प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो 1953 ईस्वी में। यह संरचना एक घुमावदार सीढ़ी जैसी होती है। डीएनए में आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं जो जीवों के विकास, प्रजनन और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरते रहने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही होंगे या समान परिणाम के बल का अनुभव करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी क्षण एक ही होंगे। चंद्रमा पर वायु नहीं होने के कारण सभी वस्तुएं समान गुरुत्वीय त्वरण से गिरते हैं। ध्यान रखेंगे चंद्रमा पर वायु नहीं होने के कारण क्या करते हैं? तो सभी वस्तुएं समान गुरुत्वीय त्वरण से गिरते हैं। इसलिए अलग अलग द्रव्यमान वाली 2 वस्तुएं का वेग किसी भी क्षण क्या होंगे? तो एक हो जाएंगे। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई, एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन। राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार की कढ़ाई। भारतीय हस्तशिल्प में सुजनी काला की एक प्रकार की कढ़ाई का हस्तशिल्प है। यह मुख्य रूप से बिहार की मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले की महिलाओं द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे ये कि कहाँ की जाती है? तो मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर की सुजनी कला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान भी किया गया है। ध्यान रखेंगे सुजनी को जीआई टैग प्रदान भी किया गया। इस कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नवजात शिशुओं को नरम आवरण देना है। इसके संबंध किससे है? तो नवजात शिशुओं से है। इसमें साड़ी और धोती की साधारण सिलाई द्वारा रजाई और ब्रेड स्प्रेड तैयार किया जाता है। मैथिली भाषा के विकास में निम्नलिखित में से किसका शासनकाल के दौरान शुरू किया हुआ था? मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? चेरो राजवंश, आइनवार राजवंश, कर्नाट राजवंश या पिपीलती के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाट राजवंश के द्वारा। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान हुआ। कर्नाट वंश का उदय कब हुआ था? तो 1057 ईस्वी में मिथिला क्षेत्र में। कर्नाट वंश का शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मिथिला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो कर्नाट वंश के शासनकाल को। मैथिली भाषा का मुख्य रूप से भारत के बिहार और झारखंड राज्य तथा नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। भारत में मैथिली मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, वैशाली, सहरसा, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगीर, चंपा, वैशाली या पाटलिपुत्र? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। प्रारंभिक काल में राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था जिसमें वसुमती, कुसुमग्रामपुर, गिरिबीज के नाम से भी जाना जाता है।
भगवान महावीर स्वामी ने अपना अधिकांश वर्षा ऋतु का समय राजगीर में बिताया था। ध्यान रखेंगे, अधिकांश वर्षा ऋतु का समय कहाँ बिताया था? तो राजगीर में। अजातशत्रु के शासनकाल में यह प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। बाद में उदय ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदय ने। कहाँ की थी? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर। और मगध की दूसरी राजधानी भी बनाया था। मुगल काल में शेर शाह ने वर्ष 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या किया? तो पटना किया। कब किया था? तो 1541 ईस्वी में। किसने किया था? तो शेर शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य या भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य? तो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। तो 1 और 4 ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में वन्यजीव अभयारण्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में। अर्थात और किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ संरक्षण के लिए। और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिला में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। और गजनेर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में। गंडक नदी का दूसरा नाम है बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी या पुनपुन? राइट आंसर हो जाएगा नारायणी। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। गंडक नदी मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में बहती है। नेपाल की उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलकर काली गंडक और त्रिशूल नदियों के संगम से बनती है। किस किस नदियों के संगम से? तो काली गंडक और त्रिशूल नदियों के संगम से। ध्यान रखेंगे। यह बिहार में बहते हुए आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है, यानी गंगा नदी की सहायक नदी भी है। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, क्या नाम था? तो मुजफ्फर अहमद, बटक मियाँ, मीर बकवास या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बटक मियाँ। चंपारण आंदोलन 1917 के दौरान अंग्रेजों ने दूध में जहर मिलाकर महात्मा गांधी को मारने की योजना बनाई थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों के एक रसोइया बटक मियाँ ने अपनी जान जोखिम में डालकर गांधी जी को इस योजना की जानकारी दे दी। इस प्रकार बटक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा, पीर अली खान द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी शाहजानंद सरस्वती को किसानों के प्रति समर्पित सेवाओं के कारण किसान प्राण भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। इन्होंने वर्ष 1937-38 में बिहार में बकासत आंदोलन योजना की शुरुआत की थी। ध्यान रखें कब की थी? तो 1937-38 ईस्वी में। बकासत का अर्थ क्या होता है? तो स्वयं जोती हुई भूमि। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकासत भूमि से किसानों को बेदखल करने के विरोध में चलाया गया था। इस आंदोलन के कारण क्या होता है? तो बिहार में काश्तकारी अधिनियम और बकासत भूमि पर पारित हुआ। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के उपनाम से जाने जाते हैं। वे वर्ष 1946 से 1961 तक बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। ध्यान रखेंगे कब से कब तक? तो 1946 से 1961 तक। बिहार के विकास में उनके योगदान के कारण उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। गांधी जी के आह्वान पर श्री कृष्ण सिंह ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के काला कानून का विरोध भी किया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? 1635 में, 1632 में, 1643 में या 1648 ईस्वी में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह स्थान कहाँ है? तो पटना कॉलेज की
उत्तरी इमारत के रूप में भी जाना जाता है। 1602 ईस्वी में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। डचों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में। कब? तो 1605 ईस्वी में। उसके बाद डचों ने अन्य कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 में, चिंसूरा में 1653 में, कोची में 1663 ईस्वी में और नागापट्टनम में 1668 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। और पटना में कब खुला था? तो 1632 ईस्वी में। शीतकालीन तूफान हर्नाडो किस महासागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? रॉबर्ट जेटेन, सिग्रिड कॉग, मार्क रूटे या फ्रांस टिमरसन? राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट जेटेन ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? ऑपरेशन त्रिशूल, सुरक्षा डॉक्ट्रिन, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी या प्रहार? राइट आंसर हो जाएगा प्रहार। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? राइट आंसर हो जाएगा जापान के बीच। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी या अमिताभ बच्चन? राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, नाटो या आर्कटिक परिषद द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा नाटो के द्वारा। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है? कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, युगे युगिन भारत संग्रहालय या राष्ट्रीय सचिवालय भवन? राइट आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ में। भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? नारकोंडम द्वीप, मिनिकॉय द्वीप या बाराटांग द्वीप या बैरन द्वीप? राइट आंसर हो जाएगा बाराटांग द्वीप पर। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हसमुख हाथिया, उदय कोटक, हरदीप सिंह पुरी या शक्तिकांत दास? राइट आंसर हो जाएगा उदय कोटक को। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या बेंगलुरु? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में।